नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल. So as you all know that we are discussing the last chapter of FSC part 1 biology, and that is transportation. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic, and that is translocation of organic solutes. Basically इस main topic का जो आज हमने सब topic discuss करना है that is pressure flow theory. Basically आज हमने कुछ theories discuss करनी है जो कि explain करेगी translocation of organic solutes को. समझ आ गई है? नहीं समझ आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कौन सा आपको डिटेल बता दी है. मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से इस टॉपिक रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक आसान कर दूं, वो ये है कि अगर हम इस वाले टॉपिक से पहले वाले टॉपिक की बात करें तो उसमें बेसिकली हमने पैटर्न डिस्कस किया था कि किस पैटर्न के थ्रू फ्लोएम में सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, वो पैटर्न हमने देखा था कि मूवमेंट होती थी सोर्सेज से सिंक की तरफ. ठीक है, अच्छा आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आपने परेशान नहीं होना, पैटर्न वही है. जो मूवमेंट होती है सोल्यूट्स की वो बेसिकली सोर्सेज से सिंक की तरफ ही होती है, बट इस पैटर्न को कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही हैं. ठीक है, अब वो थ्योरीज हमने डिस्कस करनी है. कहते हैं कि दो किस्म की थ्योरीज हैं जो कि मूवमेंट ऑफ सैप को डिस्कस करती हैं, ये एक्सप्लेन कर रही होती हैं इन द फ्लोएम. ठीक है, अब वो थ्योरीज कौन सी हैं? पहली थ्योरी को हम कहते हैं एक्टिव थ्योरी, दूसरी थ्योरी को कहते हैं पैसिव थ्योरी. ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है. एक्टिव थ्योरी की बात करें तो ये बेसिकली वो थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन द फ्लोएम. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो मूवमेंट हो रही है ना बेटा मटेरियल्स की इन द फ्लोएम, इसमें एनर्जी लग रही है. इसमें क्या हो रहा है? यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है, लेकिन फिर जब हमने इसको स्टडी किया, एविडेंसेस देखी, तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जो कि सपोर्ट कर रहा हो इस थ्योरी को. ठीक है, तो इसके बाद हमने फिर कहा कि ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल फजूल है, बकवास है, तो हमने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, सो एक्टिव थ्योरी रिजेक्ट होगी. उसके बाद जो सेकंड थ्योरी है जिसको हम कहते हैं पैसिव थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो फ्लोएम में मूवमेंट हो रही है ना, अब देखिए पैटर्न नहीं मैंने डिस्टर्ब किया, पैटर्न वही है सोर्सेज से सिंक. ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अब इसमें क्या थ्योरी थी कि कहते हैं कि इसके मुताबिक पैसिव थ्योरी के मुताबिक एनर्जी की यूज इसमें नहीं देखी जाती. समझ आ गई? अच्छा, इसमें फिर दो फर्दर थ्योरी थी और यही थ्योरी ठीक है क्योंकि ये थ्योरी तो रिजेक्ट होगी. अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग भी फिर आगे दो फर्दर थ्योरीज थी. सो इसमें शामिल जो पहली थ्योरी थी वो थी डिफ्यूजन और दूसरी थ्योरी थी प्रेशर फ्लो थ्योरी. यही दोनों आज हमने डिस्कस करनी है. अच्छा, डिफ्यूजन की बात करें ना तो ये भी बाद में फिर रिजेक्ट होगी थी. इसका मतलब कि जितनी भी हमने थ्योरीज डिस्कस की ये सारी की सारी फजूल थी. हाँ, इसके अलावा क्योंकि प्रेशर फ्लो थ्योरी जो थी ये परफेक्ट थी और ये एविडेंसेस हमें बताते थे कि ये थ्योरी परफेक्ट है. इसके बाद आज तक जितनी भी थ्योरी है वो यही है कि जो भी मटीरियल फ्लोएम में ट्रांसफर हो रहा है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है. ठीक है, अच्छा डिफ्यूजन क्यों रिजेक्ट होगी? डिफ्यूजन थ्योरी इसलिए रिजेक्ट हुई क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस था. क्यों? क्योंकि अगर हम एवरेज रेट की बात करें ना डिफ्यूजन की, तो वो 1 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है डिफ्यूजन के थ्रू, उसको 1 मीटर ट्रांसफ़र होने के लिए 8 साल लगते हैं. तो आप सोचें अगर फ्लोएम में जो मटेरियल का ट्रांसफ़र है वो अगर डिफ्यूजन के थ्रू हो, डिफ्यूजन थ्योरी के थ्रू हो, तो 1 मीटर का जो डिस्टेंस तय करेगा सोल्यूट फ्लोएम में होते हुए वो 8 साल में तय करेगा. तो कहाँ ग्रोथ होगी और कहाँ जो है वो प्लांट ग्रो करेंगे. समझ आ गई है? तो इसके बाद अगर हम इसका कंपैरिजन प्लांट्स में भी स्पेसिफिकली फ्लोएम की बात करें तो अगर हम फ्लोएम में वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी यहाँ रफ्तार से का मतलब है. ठीक है, अगर रफ्तार की बात करें हम शुगर मूवमेंट जो कि फ्लोएम में हो रही है, अगर अब हम फ्लोएम में बात करें ना, अब हमने तो जनरल बात की डिफ्यूजन की कि वो 1 मीटर में 8 साल ले लेता है, लेकिन अगर हम प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में भी फ्लोएम में अगर हम उस मूवमेंट को मेजर करके बताएं तो वो ये कि 1 मीटर में अगर उसने डिस्टेंस तय करना है तो वो 1 घंटे में करेगा. ठीक है, लेकिन ये भी तो आप देखें ना कितना टाइम टेकिंग है. 1 घंटे में सिर्फ 1 मीटर ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल फ्लोएम के अंदर. ठीक है, तो डिफ्यूजन की जो थ्योरी थी वो बहुत स्लो मानी गई थी और इसको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था. और ये जो डिफ्यूजन की थ्योरी है ये प्लांट्स में फ्लोएम में एटलीस्ट मूवमेंट में हमें नहीं देखने को मिलती. अच्छा, नेक्स्ट जो हमने कहा था परफेक्ट थ्योरी जो हमने प्लांट्स में देखने को मिलती है दैट इज प्रेशर फ्लो थ्योरी. अब थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ, उसके बाद ये जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देनी है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जानी है और ये टॉपिक भी आसान हो जाना है क्योंकि यहाँ ही आपको सारी की सारी थ्योरी समझ आ जाएगी. सो अपने आप को एक्टिव रखिएगा, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी सी बात है बस, थोड़ा सा और सबर कर लें, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें. ठीक है, अच्छा जी,
कहते हैं कि अगर हम इस थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी बहुत अच्छी थी, वेल एंड गुड थी, एक्सेप्टेबल थी, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब हमने कहा कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स बेटा वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लोएम में जो हमने मटेरियल की ट्रांसपोर्ट देखनी है वो इस थ्योरी के थ्रू होती है और ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये थ्योरी या ये जो हाइपोथेसिस थी ये किसने दी थी। तो एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट मंच। इसने क्या किया था, इसने 1930 को ये हमें थ्योरी दी थी और इसके बाद इसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, क्योंकि यही वो थ्योरी है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि फ्लोएम के अंदर मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र होता है। समझ आ गई। अच्छा, अब इसके थ्रू बेसिकली सीव एलिमेंट में सोल्यूशन का फ्लो देखा जाता है, ठीक है। और वो जो सोल्यूशन का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट की मदद से देखा जाता है। अब हमने बेसिकली इस थ्योरी में ना दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम देखेंगे ऑस्मोसिस का प्रोसेस, दूसरा हम इसमें प्रेशर ग्रेडियंट देखेंगे। हम देखेंगे कि जब सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट होनी है ना तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट देखा जाता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना है इस सोल्यूशन जो कि फ्लोएम के अंदर स्पेसिफिकली सीव एलिमेंट के अंदर मूव हो रहा है। समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है, यही उसकी हाइपोथेसिस थी और इसी को हमने कहा कि ये बाद में थ्योरी बन गई। अब इसकी थ्योरी प्रॉपर जो बात है, जगह जगह जो जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रही है वो टोटल जो है वो 6 पॉइंट है आपके बेटा लेक्चर वीडियो में, आज की लेक्चर वीडियो में, ठीक है। वो हमने डिस्कस करा, उसके बाद हमारी ये प्रेशर फ्लो थ्योरी हो जाएगी। अब है कि मैंने आपको कहा ये डायग्राम समझ ले, उसके बाद आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आ जाने हैं। ऐसा है कि सबसे पहले आप समझें कि ये जो लीफ है ना बेटा, ये वो जगह है जहाँ फूड ने प्रिपेयर होना है, ठीक है। या फिर आसान कर दूं तो ये सोर्सेज हैं और मज़ीद इसको नाम दे दूं तो हम इसको फोटोसिंथेसाइजिंग सेल भी बोलते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट से फूड ने प्रिपेयर होना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर लीफ में अगर हम अंदर की बात करें ना तो यहाँ आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन है ना, ये जो वेन आपको नज़र आ रही है ना, इसमें ना 3 स्ट्रक्चर होते हैं। वो 3 स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले तो इसमें आपको पता है जाइलम है, ठीक है। ये पत्ता उन्होंने खोल के एक्सप्लेन किया, या फिर आप कह लें कि ये वो डिटेल है, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से हम बेसिकली फ्लो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जाइलम है, ठीक है, और ये फ्लोएम है। और आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम मिल के दोनों को हम इसको वस्कुलर बंडल बोलते हैं और ये जो दोनों है ये साइड बाय साइड पूरे प्लांट में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब इन जाइलम और फ्लोएम के इर्द गिर्द ना एक शीट होती है या शीट कह सकते हैं जिसको हम बंडल शीट बोलते हैं। इन दोनों को कवर किया होता है बंडल शीट ने और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो है वो लीफ में मौजूद होते हैं। समझ आ गई स्ट्रक्चर। अच्छा, अब अगर हम फोटोसिंथेसाइजिंग सेल या फिर मीजोफिल सेल की बात करें या लीव्स की बात करें जहाँ फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट में फूड ने प्रिपेयर होना है, उस फूड ने बेटा इस्तेमाल भी होना है, ठीक है। इस्तेमाल मतलब शुगर ने कहाँ इस्तेमाल होना है, ग्लूकोज ने कहाँ इस्तेमाल होना है, ग्लूकोज ने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल भी होना है। और जो इस्तेमाल होगी वो तो होगी, जो बाकी बच गई, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो रेस्ट ऑफ द शुगर बच जाती है उस शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सक्रोज, ठीक है। याद करें जब मैंने इस वाली लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो में आपको एफिड की मदद से कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम बताया था या फिर जो फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी कंपोजिशन बताई थी, तो उसमें हमने बेसिकली कहा था कि उनमें जो मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा था उनमें 90% सक्रोज है। समझ आ गई, और 1% नाइट्रोजनस वेस्ट था। तो जो 90% सक्रोज है ये बेसिकली शुगर कन्वर्ट हुई सक्रोज में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द शुगर जितनी चाहिए होती है, जितनी इस्तेमाल होगी वो होगी, जो बाकी बच गई उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्रोज में, जिसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। समझ आ गई, हमारा जो है ना वो पहला पॉइंट यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। खैर, ये भी मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम की बात करें तो हमने कहा था कि फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब एलिमेंट, उसके करीब जो है उसके करीब कंपेनियन सेल लगा होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर कंपेनियन सेल उन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स के बाद इन्होंने आना है कंपेनियन सेल से जो मटेरियल है ये सक्रोज है उसने आना है इस फ्लोएम में, ठीक है। अच्छा, अब आप समझिए फ्लोएम की कहानी क्या है। फ्लोएम में बेसिकली सीव ट्यूब एलिमेंट है। उसमें मैंने कहा था कि यहाँ एक पोर वाली बनी हुई शीट होती है जिसको हम कहते हैं कि ये प्लेट है, सीव प्लेट। याद आया, सीव प्लेट है। बेसिकली यहाँ पोर्स होते हैं और यही पोर्स हेल्प करते हैं प्रेशर क्रिएट करने में।
समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद ये सोर्स और ये नीचे सिंक है, और सिंक जो है वो फ्रूट दिखाया गया है। सो सोर्स से मतलब कि ऊपर से जो ग्लूकोज कन्वर्टेड सक्रोज में वो होते हुए कंपेनियन सेल से होते हुए सक्रोज ने यहाँ आया, यहाँ से फिर पोर्स वाली जो शीट थी जिसको हमने सी प्लेट बोला, वहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट होने के बाद नीचे आएगा और यहाँ सिंक तक वो ट्रांसफर होगा सक्रोज। समझ आ गई? यही हमने बेसिकली देखना। इसमें जो एक आध चीज़ आएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो ज़्यादा जो है वो तस्वीर को मैं नहीं एक्सप्लेन करती, आप जो है ना बोर हो जाते हैं, आपकी जो है वो बोरियत का भी मुझे ख्याल करना पड़ता है। खैर, पढ़ाई तो है ही बोरिंग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए उसको आसान कर दूँ, ये मैं कर सकती हूँ। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट से वो ये कि ग्लूकोज जो है वो बनती है, कहाँ बनती है? फोटोसिंथेसाइजिंग सेल, जिसको मेसोफिल सेल बोलते हैं। बनने के बाद वो इस्तेमाल होती है, और वो इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। जो बच जाती है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्यों स्पीड है? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ भाई, वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा जी, जो सुक्रोज है उसको फिर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीट से होते 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 कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल से स्मॉलेस्ट जो वेन है लीफ की, वहाँ मतलब कि मैंने आपको कहा जाइलम है, फ्लोएम है, इसको कवर किया होता है बंडल शीट ने, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्लो हमें बेसिकली देखने को मिलता है, और ये जो हमें स्ट्रक्चर नजर आया इसको हम स्मॉलेस्ट वेन भी बोल सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, जो स्मॉलेस्ट वेन होती है लीफ में, उनमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये सिर्फ 2 से 3 सेल के दरमियान, को खास लंबा नहीं होता, क्योंकि बारीक सी वेन होती है ना, तो इसमें 2-3 सेल के थ्रू ही हमें ट्रांसपोर्ट देखने को, ये भी एक्सप्लेन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी कंपेनियन सेल क्या है। बेसिकली हमने कहा था कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसके साथ ही कंपेनियन सेल अटैच होते हैं, और इन्होंने हेल्प करना होता है। बेसिकली इन्होंने भी सक्रोज को लेना है और ट्रांसपोर्ट करना है, किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट करना है? सीव ट्यूब सेल में उसको भेजना है, या सीव ट्यूब में उसको भेजना है। तो कंपेनियन सेल ने सक्रोज को लेना है सोर्सेज से, और लेने के बाद उसने इसमें इस जो सीव ट्यूब है एलिमेंट है उसमें इसने भेजना है, और इसमें भेजने के लिए कंपेनियन सेल को ठीक ठाक एनर्जी लगती है, और यहाँ हम कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। याद करें कि सोर्सेज से ना कंपेनियन सेल में जो ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद जो कंपेनियन सेल में सक्रोज आ गया, उसने जब सीव ट्यूब एलिमेंट में जाना है या सीव ट्यूब सेल में जाना है, उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना है, ठीक है। तो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब सेल, और सेंटर में एक प्लाज्मोडेस्माटा आता है जो कि इन दोनों सेल्स को मिलाता है। बेसिकली कंपेनियन सेल ये भी सेल है, सीव ट्यूब सेल भी सेल है, तो सेल को सेल से मिलाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद जैसे ही बेटा कंपेनियन सेल से सक्रोज आएगा इस सीव ट्यूब सेल में, तो सक्रोज का मतलब है बेटा सोल्यूट्स। इसका मतलब जैसे ही सोल्यूट इधर आया सीव ट्यूब में, उसका जो अमाउंट है वो राइज हो गया। समझ आ गई? इसका मतलब यहाँ इतने एरिया में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब जैसे ही बेटा आपको पता है सोल्यूट की कंसंट्रेशन किसी जगह बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। अब जब वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो आपको पता है कि वाटर ने हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। अब हायर वाटर पोटेंशियल जाहिर है जाइलम में मूव भी वाटर हो रहा है, वहाँ जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे ही कंपेनियन सेल्स ने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देना होता है सक्रोज को, या फिर हम कहेंगे सोल्यूट को, यहाँ आने के बाद उसका जो इंक्रीज आता है उसके अमाउंट में, तो अब वाटर ने यहाँ से यहाँ जाना है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से उसने लोअर वाटर पोटेंशियल या लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव आना है। अब आप खुद सोचें कि यहाँ जब पानी आ गया तो यहाँ वाटर प्रेशर बढ़ गया, क्या हो गया? बढ़ गया। अब जैसे वाटर पोटेंशियल बढ़ गई, यहाँ नीचे लगी हुई है सीव प्लेट। अब ना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पाइप की मदद से गार्डन में पानी देते हैं ना, जब आप पाइप के ऊपर हाथ रखते हो ना तो बेसिकली आप ब्लॉकेज की वजह बनते हैं कुछ एरिया के। पाइप को कुछ एरिया जब आप ब्लॉक करते हो तो पीछे से पानी प्रेशर से फिर कम एरिया के पाइप से गुजरता है। मतलब कि अगर आप टोटल एरिया ऑफ द पाइप में कुछ एरिया उसको आप बंद कर दोगे तो जाहिर है पानी ने मूव करना है। अब पानी ने थोड़े एरिया से जब गुजरना है तो वो प्रेशर से गुजरेगा। इसी वजह से ये जो सीव प्लेट है ये बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है। अब यहाँ हाई प्रेशर जो वाटर का ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये प्रेशर ज़्यादा क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि पोर्स हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यही वो बातें हैं। सक्रोज जैसे ही एंटर होगा सीव ट्यूब सेल में उसका अमाउंट बढ़ जाता है। उसके अमाउंट बढ़ जाने के बाद मैंने आपको बता दिया जो भी वो पानी मूव करता है वो हमने देख लिया। अब ये जो हमने सक्रोज का पाथवे देखा ना, सबसे पहले वो कहते हैं कि ये पाथवे जो है वो इसमें जैसे ही आया ना, ये जो हमने कहा ना कंपेनियन सेल से यहाँ आया, ये सबसे पहले जो पैटर्न होता है ना ये सिम्प्लास्ट होता है। मतलब कि वो पैटर्न या वो आप कह सकते हैं फ्लो जो साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज होने के बाद वो फिर एपोप्लास्ट में मूव करता है, मतलब सेल वॉल से सेल वॉल।
समझ आ गया। अच्छा, ये तो हमने बात की इनिशियल जो ऊपर स्टेज थी। उसके बाद हमने कहा कि जो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम से होता हुआ उस लीफ वेन या फिर हमने स्पेसिफिकली कहा कि जी सीव ट्यूब में आ गया। सो बेटा जैसे ही सीव ट्यूब सेल में वाटर एंटर हुआ, उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बढ़ गया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, अब क्या होना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हेल्प करता है वो सक्रोज को मूव करवाने में हेल्प करता है सोर्स से सिंक की तरफ, मतलब कि फ्रूट की तरफ। ज़्यादा प्रेशर बनाना ये क्या करेगा, ये सोल्यूट्स को ऊपर सोर्सेज से नीचे सिंक की तरफ फेंकने में हेल्प करता है। समझ आ गई। यही यहाँ तक हमने डिटेल डिस्कस की। उसके बाद अब हमने सिंक की डिटेल डिस्कस करनी है। सिंक को हम स्टोरेज सिंक भी बोलते हैं या फिर स्टोरेज एरिया भी बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाती है शुगर बीट रूट की, ठीक है, शुगर कैन भी, उसका स्टेम भी आ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है ना, मतलब कि ये जो मूवमेंट हम यहाँ से यहाँ की आप देखेंगे ना, ये मूवमेंट जो पैटर्न होगा, ऊपर हमने कहा था कि सबसे पहले सिम्प्लास्ट होता है फिर एपोप्लास्ट पैटर्न होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पाथवे देखें ना, यहाँ यहाँ सबसे पहले जो पैटर्न होगा वो पैटर्न होता है एपोप्लास्ट, ठीक है। मतलब कि सेल वॉल से सेल वॉल जो है वो सक्रोज मूव करेगा, उसके बाद ये फिर जो है वो सिम्प्लास्ट में मूव करता है, मतलब ऑपोजिट है, ऊपर सोर्सेज से और नीचे सिंक से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही सिम्प्लास्ट पाथवे आएगा, सक्रोज जो है वो मूव करेगा, ठीक है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो भी रिसीवर सेल होगा, ठीक है, सिंक का जो भी रिसीवर सेल होगा, ये जो भी सिंक के तौर पे एक्ट करेगा, वो अभी हमने कहा शुगर कैन भी हो सकता है, बीटरूट भी हो सकता है, ठीक है, वो फिर प्लाज्मोडेस्माटा से उसको सुक्रोज को रिसीव करेगा। उसके बाद कहते हैं कि अब जो है ना वो वाटर बाहर जाएगा सीव ट्यूब सेल से बाय ऑस्मोसिस। अब कहेंगे बाहर क्यों जाएगा, भाई अभी मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ सोल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा थी, तो वाटर ने यहाँ की तरफ रुख किया। अब अगर हम यहाँ बात करें ना, तो सोल्यूट जो है वो कम नीचे आते हैं, क्योंकि वाटर प्रेशर की वजह से वाटर ज़्यादा आएगा और सोल्यूट कम आएंगे। अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ उन्होंने जो छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं वो बेसिकली सोल्यूट्स को शो किया है या सक्रोज को शो किया, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है। अब कम का मतलब कि जैसे ऊपर से नीचे मूव करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से पानी तो ज़्यादा है लेकिन सक्रोज की अमाउंट नीचे सिंक में कम आ रही है। इसका मतलब इस एरिया में, इस तरफ नीचे एरिया में सोल्यूट की अमाउंट कम है और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि सोल्यूट कम तो वाटर ज़्यादा, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, इसका मतलब वाटर ने हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। तो अब यहाँ से वाटर ने निकलना है, यहाँ से वाटर ने निकलना है, यहाँ वाटर जाइलम से ऐड हुआ था, यहाँ से वाटर ने निकलना है। तो टोटली ऊपर से सोर्सेज से सिंक, ये टोटली पैटर्न जो है वो ऑपोजिट है। अगर आपको ऊपर समझ आ जाए तो नीचे तो वो मुश्किल ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि अब यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे कम हो गया। अब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी की बात करें ना, तो सक्रोज है वो एंटर कर जाएगा सीव ट्यूब में, अभी मैंने आपको बताया, और वहाँ से होता हुआ जो जितना सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा, ये सारा का सारा हमें प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू मूव करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऊपर सक्रोज की अमाउंट ज़्यादा होती है, नीचे कम होती है। अब इसमें ना एनर्जी लग रही है, एनर्जी इज इन्वॉल्व, क्योंकि ऊपर से नीचे जितना हमने कहा कि सोल्यूट ज़्यादा नीचे आएगा, वो क्यों, क्योंकि ये जो सीव प्लेट लगी ये प्रेशर क्रिएट करता है, तो ज़ाहिर एनर्जी लग रही है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ये जो टॉपिक है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो कहते हैं सीव प्लेट में इंक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस। सीव प्लेट बिल्कुल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, मुजाहमत करता है, और मुजाहमत के रिजल्टेंट में आपको पता है कि प्रेशर क्रिएट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे हमने कहा कि हमने पाइप की एग्जांपल ली कि जो गार्डन पाइप है, जब आप उसमें भी आप हाथ लगाते हो या उसमें अगर आप फिजिकली उसको पुश करते हो पाइप को, तो वो एक प्रेशर ज़्यादा फ्लो से मूव करता है। कहते हैं इसी तरह सीव एलिमेंट में भी हो रहा होता है कि सीव प्लेट जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह बनता है और ये इंक्रीज कर देता है प्रेशर को, जिसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये फिर क्या करता है, एजुनेशन होती है, मेंटेनेंस होती है, जो भी वाटर ग्रेडियंट होता है। अब सीव एलिमेंट में बेसिकली जितने भी सोल्यूट मूव करेंगे, सक्रोज मूव करें, उसने सोर्स से सिंक की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब सक्रोज, ठीक है, वो या सोल्यूट भी कह सकते हैं, मूव करते हैं मेसोफिल सेल ऑफ फ्लोएम टिश्यू से, ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करता है, ठीक है। अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो इसमें जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमने कहा कि अल्टीमेटली प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, दिस इज इट, यही था आज का टॉपिक। फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये प्लांट का जो है वो लीफ है, ठीक है, ये वो एरिया जहाँ से
शुगर ने प्रोड्यूस होना है, शुगर ने प्रोड्यूस होने के बाद इस्तेमाल होना है, उसके बाद इसने नॉन रिड्यूसिंग शुगर सक्रोज में कन्वर्ट होना है, उसने जो है वो कंपेनियन सेल में आना है, डिफ्यूजन के थ्रू आना है। अब डिफ्यूजन के बाद जो कंपेनियन सेल से इसने सीव ट्यूब में जाना है, इसने जाना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब जैसे ही सक्रोज आया, यहाँ इस एरिया में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर ने हमेशा मूव करना है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, तो जाइलम से वाटर इस एरिया में आएगा। अब क्या है, अब नीचे लगी हुई है सी प्लेट, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि होल है, तो वो प्रेशर से वाटर के प्रेशर से नीचे आएंगे और सोल्यूट्स की अमाउंट यहाँ कम आएगी नीचे, मतलब सक्रोज नीचे सिंक की तरफ कम आएंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ सक्रोज की अमाउंट या सोल्यूट की अमाउंट कम है तो वाटर पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि पानी की वजह से नीचे पानी आया। अब जो है ना वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ से वाटर ने फिर बाहर की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब यहाँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई थी, लेकिन यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन होगी, ठीक है। तो यही हमने सारी की सारी डिटेल डिस्कस की थी। आई होप आपको पैटर्न भी समझ आ गया होगा कि पैटर्न तो अगर हम फूड की बात करें या सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फ्लोइंग में बेसिकली सोर्स से सिंक की तरफ है। वो थ्योरी क्या है, वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है, क्योंकि ये प्लेट जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही होती है। दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं भी समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन पूछना है, और अगर आपको समझ आई तो आपने मुझे फीडबैक से लाजमी आगाह करना है। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो बर वक्त आप तक पहुँच जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हमने ट्रांसपोर्टेशन में, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। प्लांट्स वाला टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमने इस चैप्टर का एक नेक्स्ट मेन पोर्शन स्टार्ट करना है जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करनी है एनिमल्स की। उसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।